चलिए आइए, आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरे नंबर अध्याय का नाम क्या है? कृषि है। सबसे पहले समझते हैं कि कृषि का मतलब होता क्या है। कृषि मतलब क्या होता है? खेती होता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, किसी को पता है? कृषि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर बोलते हैं। अगर एग्रीकल्चर को दो भागों में तोड़कर पढ़ा जाए तो एग्री और कल्चर। एग्री मतलब होता है भूमि, कल्चर मतलब होता है खेतों की जुताई, यानी कि एग्री मतलब होता है खेत और कल्चर मतलब होता है खेती की जुताई, यानी खेत की जुताई क्या कहलाएगा? एग्रीकल्चर यानी कृषि कहलाएगा। अच्छा ये बताओ, दिमाग में आ रहा होगा कृषि मतलब क्या होता है? फसल उत्पादन करना या पशुपालन करना या सिर्फ फसल उत्पादन करना या दोनों कार्य करना? दोनों ही होता है। याद रखना, कृषि में फसल उत्पादन करने से लेकर पशुपालन करना भी, पशुपालन हो या किसी भी चीज का पालन कर रहे हैं, मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, वो सारी क्रिया क्या कहलाती है? कृषि कहलाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खेती मतलब फसल ही उगाना होता है। बुझा गया? अब इस चैप्टर में हम लोग को डिटेल से जानना है कि कृषि में क्या क्या चीजें दी गई है, कृषि कौन कौन से प्रकार की खेती होती है भारत में, कितने लोग खेती में डिपेंडेंट है, सारे चीज को डिटेल से जानिएगा। और जितने लोग देख रहे हैं इस क्लास को, वे लोग जो है शाम 7 बजे डेली जो है इस चैप्टर का जो है क्या होता है? एमसीक्यू प्रैक्टिस होता है। क्या होता है? एमसीक्यू, जिसमें हम लोग पहला इकाई पढ़ चुके हैं। इकाई 1 कंप्लीट हो चुका और ये है इकाई 2। समझ आ गया? तो आप लोग अगर थ्योरी क्लास देखना चाहते हैं तो उसका प्लेलिस्ट बना दिया हूं, वहां से देख लीजिएगा। और एमसीक्यू लाइव जो है प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो 7 बजे डेली जरूर जुड़िएगा। आज भी 7 बजे जो है आप लोग को एमसीक्यू प्रैक्टिस वहां पर जरूर होगा। आइए इसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला लाइन देखेंगे तो लिखा हुआ भारत कृषि की दृष्टि से एक संपन्न राष्ट्र है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर खेती बहुत ज्यादा होता है, ठीक ठाक खेती होती है। इतना ज्यादा खेती होता है कि 2/3 जो है लोग जो है किसमें है? खेती कार्य में लगे हुए हैं। अब 2/3 को अगर परसेंटेज में बांटेंगे तो कितना परसेंट होगा? किसी को पता कितना होगा? इसको 100 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा प्रतिशत? 66% होगा। 66.66 लगातार आता है। तो आप जो है लगभग 66% मान सकते हैं कि इतना लोग जो है किस कार्य में लगे हुए हैं? खेती में लगे हुए हैं। और खेती से हमारे राष्ट्रीय आय यानी देश की जो संपत्ति है, देश की जो पैसा बढ़ती है, उसमें फायदा होता होगा कि नहीं पता होता होगा? मतलब उससे कुछ प्रॉफिट मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है कि नहीं मिलता है? राष्ट्रीय आय में इससे फायदा होता है कि नहीं होता? पहले जो होता था 24% जो है ना, 24% जो भी राष्ट्रीय आय यानी देश का जो भी पैसा होता था उसमें 24% पैसा जो है वो खेती का था। हालांकि ये जो परसेंटेज जो है अब घट गया है, क्योंकि खेती भी अब उतना लोग कर रहा है नहीं कर रहा है। जमीन धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है कि नहीं खत्म होते जा रहा है? बड़े बड़े उद्योग धंधे लगते जा रहे हैं, फैक्ट्री लगते जा रही है, या जमीन है तो लोग खेती नहीं कर पा रहा है, पैसा कमी है, किसी लोगों को, कोई लोग को खेती करना उचित नहीं लगता है तो किसी और कार्य में लग गया है। इससे खेती जो है धीरे धीरे कम होने लगी है। तो खेती कम हुआ है या खेती घटने से क्या हो गया है कि राष्ट्रीय आय में इसकी परसेंटेज जो है घट गया है। अब जो है लगभग जो है 17 से 18% ही राष्ट्रीय आय में खेती से सहयोग मिल पाता है। अब यहाँ जानेंगे, यहाँ लिखा गया है कि वर्षा में बारिश की सहायता से अगर आप खेती कर रहे हैं, बारिश की सहायता से अगर खेती कर रहा है तो वैसे खेती क्या बोलेंगे? शुष्क कृषि बोलेंगे, यानी ड्राई एग्रीकल्चर कहा जाता है। यानी कि जहां पानी की सुविधा नहीं है, जैसे नदी नहीं है, नहर नहीं है कि नहीं है, उन जगहों पर खेती के लिए, पानी पटाने के लिए बारिश पर ही हम लोग डिपेंडेंट है। तो उस तरह की खेती क्या कहलाएगी? शुष्क कृषि कहलाएगी। जैसे बिहार में अधिकतर खेती बारिश पर ही डिपेंड रहती है। समझ आ गया? तो ये शुष्क कृषि के अंतर्गत बिहार का खेती भी आता है। खासकर बिहार का दक्षिणी हिस्सा पूरी तरह से शुष्क कृषि के अंतर्गत आता है। अब यहाँ लिखा है कि भाई साहब खेती का महत्व क्या है? खेती से फायदा है आप लोग को? होगा कि नहीं होगा? खाने के लिए भोजन कहाँ से मिलेगा? खेती से मिलेगा, है कि नहीं है? खाने के लिए इतनी बड़ी जनसंख्या भारत की है, उनको भोजन कहाँ से प्राप्त होता है? खेती से प्राप्त होता है। कपड़ा पहनते हैं, सूती वस्त्र कहाँ से मिलता है? खेती से मिलता है कि नहीं है? रेशम का कीड़ा पाला जाता है, रेशम के कपड़ा हम लोग पहनते हैं। लोग जूट का सामान बनता है, वो सब कहाँ से प्राप्त होता है? खेती से प्राप्त होता है। गन्ना जिसे हम लोग का चीनी बनता है कि नहीं है, वो कहाँ से प्राप्त होता है? खेती से प्राप्त होता है। तो खेती का महत्व है कि नहीं है? बहुत महत्व है। रोजगार मिलता है। अभी बोले कि 66% लोग खेती में लगे हुए हैं, तो रोजगार है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो बहुत सारा महत्व है कि नहीं खेती का? है कि नहीं बताइए? बिल्कुल है।
आगे आ जाइए। तो यही सी चीज यहाँ पर डिटेल से दिया गया, एक एक करके लाइन बाय लाइन। यहाँ लिखा है कि देश का आर्थिक जीवन का प्राण है, ये वर्ड याद रखिएगा। क्वेश्चन ऐसे ही दे दे फिल इन द ब्लैंक्स में, या दे दे कि निम्न में से क्या देश के आर्थिक जीवन का प्राण है। कौन है जी? आर्थिक जीवन मतलब क्या होता है? पैसा कमाना। आर्थिक अर्थशास्त्र यानी कि पैसा से संबंधित बातें हैं। जहां भी आर्थिक वर्ड आएगा समझना पैसा से रिलेटेड बातें हो रही है। तो आर्थिक जीवन यानी एक होता है कि गृहस्थ जीवन यानी घरे सुतल है, पड़े हुए हैं, घर के क्रिया में लगे हुए। एक होता है आर्थिक जीवन यानी पैसा कमाने वाला जिंदगी। तो पैसा कमाने वाला भी जिंदगी देता है कौन? खेती। इंसान को जिंदा रखा हुआ रोजगार भी दे रहा है, उसकी जरूरत की चीजें भी पूरी कर रही है। तो आर्थिक जीवन के हिसाब से कृषि क्या है? क्या है जी? आर्थिक जीवन का प्राण क्या है? प्राण है आपका। क्या है? ये प्राण है, जिंदा रखा हुआ है इसका मतलब। आगे आ जाइए, आगे वही चीज दिया गया है, डिटेल से सारे चीजें के बारे में बताया गया है कि तंबाकू, गेहूं, कपास, बहुत सारी चीजें, चावल है, जूट है, चाय है, कॉफी है, ये सारी चीजें खेती से ही प्राप्त होती है, जो आपकी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं। आगे ये कह रहा है कि राष्ट्रीय आय में कृषि का मुख्य योगदान है। देश की 24% कृषि जो है किससे प्राप्त होती है? किसे 24% जो है आय जो है किससे मिलती है? खेती से मिलती है, कृषि से मिलती है। लेकिन याद रखिए कि ये पुराना डाटा है। वर्तमान समय में 17% आय कृषि मतलब 17% ही आय कृषि से हमें प्राप्त होती है, 17% ही योगदान देता है। इसका मतलब क्या? घटा या बढ़ गया खेती? घटा है कि खेती बढ़ा है कि घटा है जी? घट गया है खेती। अब आगे आएंगे तो लिखा हुआ कि भारत में कृषि भूमि उपयोग, भारत में कृषि भूमि उपयोग। अब यहां पर लिखा हुआ, यहां ध्यान से देखेंगे तो कृषि योग्य भूमि को 4 भागों में बांटा गया है, 4 भागों में सम्मिलित किया गया या बांटा गया। पहला भाग शुद्ध बोया गया क्षेत्र, यानी ऐसा क्षेत्र जहां पर खेती हो रहा है ना, उसको बोलेंगे शुद्ध बोया गया क्षेत्र। दूसरा लिखा है चालू प्रति भूमि, ई का है भाई साहब। तीसरा लिखा है अन्य प्रति भूमि। चौथा लिखा है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। 4 कैटेगरी में जमीन को बांट दिया है, ध्यान से समझिएगा। एक कैटेगरी जहां खेती हो रहा है तो उसको बोलेंगे कि ठीक भाई खेती बाड़ी हो रहा है, तो उसको कह रहा है का ये शुद्ध बोया गया भूमि है, बिल्कुल सही, बोया जा रहा है, खेती हो रहा है वहां पर। दूसरा लिखा है कि चालू प्रति भूमि, यानी ऐसी भूमि है जिसको लगभग 2-4-5 महीने या साल भर से कम दिन से ही छोड़ा गया है उसको खेती करना। मतलब कि इस पे पहले खेती होता था, लेकिन इधर जो क्या हुआ है, खेती नहीं किया जा रहा है 6-7 महीने से 8 महीने से, समझ रहे ना। तो वैसे खेती क्या बोलेंगे, वैसे जमीन क्या बोलेंगे कि प्रति पड़ा हुआ है लेकिन चालू प्रति है, यानी इससे मतलब लगभग 7 महीने 8 महीने पहले ये चालू था। अगर 1 साल से कम हुआ है उसको ऐसे छोड़े हुए जमीन को, तब कहेंगे चालू प्रति भूमि। और 1 साल से ज्यादा हो चुका है, 2 साल हो चुका है, 3 साल हो चुका है, तब उसको बोलेंगे अन्य प्रति भूमि। यानी 1-2 साल 3 साल से जमीन को ऐसे ही खाली छोड़े हुए खेती नहीं कर रहे हैं, खेती लायक जमीन है लेकिन हम लोग खेती नहीं कर रहे हैं, तब उसे क्या बोलेंगे, अन्य प्रति भूमि बोलेंगे। चालू प्रति भूमि किसको बोलेंगे, जो साल भर के अंदर ही उसको छोड़ा गया। और ये 8 क्लास में दिया गया था, 8 क्लास, ये सारा चीज 8 क्लास में है, सब भूल गया लोग, 8 क्लास में इसके बारे में दिया गया है, समझा गया ना। चौथा लिखा है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, ये 5 साल से ज्यादा हो गया है, यानी ऐसा जमीन जो खेती लायक है लेकिन लोग उसको ऐसे ही छोड़ दिया है, प्रति पड़ा हुआ है। तो प्रति का भी 3 गो वैरायटी, एगो प्रति पड़ल है, प्रति मतलब क्या होता है, खाली पड़ा हुआ है। तो एगो प्रति साल भर से कम है तो चालू प्रति, दूसरा साल भर से बेसी है तो अन्य प्रति, और तीसरा जो है 5 साल हो चुका है खेती कर ले यानी बर्बाद है, व्यर्थ है, तो कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहा जाएगा। 4 कैटेगरी में बांटा गया खेती को नहीं मतलब जमीन को, किस टाइप्स की जमीन है जहां पर खेती की जाती है, तो 4 कैटेगरी में बांटा गया। समझ आया कि नहीं समझ आ गया। आगे आजिए, आगे जानने की कोशिश करते हैं कि और इसमें क्या दिया गया है, डिटेल से जानते हैं लोग, ठीक है। आगे जानते हैं लोग कि क्या दिया गया है। यहां आ जाइए, यहां लिखा हुआ क्या कि ऐसी परिस्थिति कृषि में उत्पादन को 2 ही रूपों में बढ़ाया जा सकता है, यानी खेती को दो तरीका है बढ़ाने के लिए। एक तरीका है कि प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि कर दे, यानी कि 1 हेक्टेयर जो जमीन है, 1 हेक्टेयर जमीन, अच्छा 1 हेक्टेयर में कितना बीघा जमीन होता होगा मालूम है कि 1 हेक्टेयर में कितना बीघा जमीन होता होगा, 30 बीघा, 40 बीघा,
1 एकड़ में कितना होता है? 20। आप लोग को सुनो गदा, सब सुनो, आप लोग को इसको पहले भी बताया हूं वीडियो में, जो लोग ऑनलाइन देख रहे होंगे ये लोग जानते हैं, मैं पहले भी कई बार बताया हूं आप लोग को। 1 एकड़ में जो है कितना होगा जमीन, और 1 हेक्टेयर में, ये नोट करो कॉपी में। और कल जो है हम आप लोग को चेक करेंगे, इसको होमवर्क रहेगा, लिख के जरूर लेके आएगा सब। ये ऑनलाइन बता चुके हैं, आप लोग बताइए कमेंट करके कि 1 हेक्टेयर में, 1 एकड़ में कितना भूमि हुआ और 1 हेक्टेयर में कितना भूमि हुआ, इसको बताना है। क्योंकि अमूमन लोग, ज्यादातर बच्चे क्या जानते हैं, बीघा में, कट्ठा में, 2 कट्ठा, 3 कट्ठा, 1 बीघा, 2 बीघा, या धूर में, धुरकी में, ये नाम ज्यादा सुनते होंगे, लेकिन हेक्टेयर और एकड़ बहुत कम सुनते हैं। तो इसको आप लोग को बीघा में कन्वर्ट करके लाना है। किसमें करना भैया? बीघा में कन्वर्ट करना है कि 1 एकड़ को कितना बीघा होगा और 1 हेक्टेयर कितना बीघा होगा, इसको बीघा में कन्वर्ट करना है। आप लोग जो है कन्वर्ट करके जरूर लेके आइएगा याद से, इसको याद से जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये कई बार बता चुका हूं। आगे आ जाइए, तो करना क्या है, जो 1 हेक्टेयर जो जमीन है उसमें उपज को बढ़ा दे। मतलब कि आपके पास जमीन ज्यादा नहीं है, जमीन जितना है उतना ही है, खेती को बढ़ा दे, खेती जो है बढ़िया से करना शुरू कर दे तो फसल ज्यादा होने लगेगा। यानी कमे जमीन में अच्छे ढंग से खेती करेंगे, उपज बढ़ा देंगे तो फसल ज्यादा होगा, फायदा ज्यादा होगा, और देश की में भी फसल की वृद्धि होगी। दूसरा क्या तरीका है, एक ही खेती में, एक ही कृषि, 1 वर्ष में, यानी एक ही कृषि वर्ष में, एक ही भूमि में 1 से अधिक फसलों को उगाकर कुल उत्पादन में वृद्धि करना, इसे कहते हैं शस्य गहनता। अब ध्यान समझना, शस्य गहनता, ये क्या भैया? शस्य गहनता क्या है भैया? याद रखना, जमीन एक है, एक ही जमीन है, लेकिन उसमें जो है बदल बदल के खेती कर दी। बदल बदल मतलब कि एक जमीन है, 2 बीघा जमीन है, ठीक है, मान के लिए 2 बीघा जमीन है। 2 बीघा जमीन में आप साल भर में उस जमीन पर, जैसे कि आमदनी किसको कहा था, साल भर कितना पैसा कमाए, नौकरी से कितना साल भर में पैसा कमाए, या कोई बिजनेस कर रहे थे कितना कमाए, उसी तरह जमीन देखेंगे कि इस जमीन से हम लोग में साल भर में कितना जमीन से आमदनी हुआ। तो क्या किए, उस साल भर के अंदर में रबी फसल उगा दिए, 3 महीने 4 महीने उसमें गया, 3-4 महीने गया खरीफ फसल, और 3-4 महीने गया जायद फसल। यानी कि एक ही जमीन में साल में 3 बार फसल उगाए, 3 तरह का फसल उगाए, है कि नहीं? यानी कि एक ही जमीन से 3 बार फायदा उठाए। मान के चलो एक बार फसल कोई उगाए तो मान के चलो कि किसी एक फसल से लाख रुपए का फायदा हुआ, दूसरे फसल से दूसरे सीजन में किए तो उसमें 1 लाख फायदा हुआ, तीसरे से भी लगभग 1 लाख या 50,000 फायदा हुआ। तो कुल 1 साल में एक जमीन से हम कितना कमाए, 2.5 से 3 लाख रुपए कमाए, है कि नहीं है? तो यानी एक ही जमीन में, मतलब चलो बहुत सारे जगहों पर होता क्या है, जैसे कि एक सीजन में खाली गेहूं बो दिया, लोग गेहूं की खेती कर लिए, लोग गेहूं कटा उठा के रखा गया, धान वगैरह का खेती नहीं करेगा लोग, क्योंकि साधन नहीं है, या बाढ़ आ जाता है, या दिक्कत हो जाती है, या किसी तरह का प्रॉब्लम हो जाता है, तो वो नहीं हो पाती है। तो अगर जमीन पर साल भर खेती बदल बदल किया जा सकता है, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो जमीन का प्रॉपर यूज हो रहा है, नहीं हो रहा है, प्रॉपर यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। और वही अगर हर सीजन में सीजन के अनुसार खेती करते जा रहे हैं तो जमीन का क्या हो रहा है, प्रॉपर यूज हो रहा है, तो उससे क्या होगा, वृद्धि होगा कि नहीं वृद्धि होगा। तो उसी को बोला जाता है शस्य गहनता, यानी एक ही खेती पर, एक ही जमीन पर हर मौसम में, यानी सीजन के हिसाब से पूरे साल भर उसको जमीन को इंगेज रखे, खेती करते रहे, तो खेती में हुआ वृद्धि, फसल में हुआ वृद्धि, और आर्थिक दृष्टि से आपको क्या हो गया, फायदा ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ। तो इसे कहा जाएगा शस्य गहनता। क्या बोलेंगे उसको, शस्य गहनता। जहां यहां पर एग्जांपल के तौर पर जो मैंने 2 बीघा बताया ना, उसी को 2 हेक्टेयर में समझाया है कि रबी फसल 2 हेक्टेयर में उगाए, फिर उसी जमीन पर जो है खरीफ फसल उगाए, ठीक है। पहले क्या कर रहा है कि इसमें जो है धान की यानी कि खरीफ फसल उगाए, फिर रबी उगाए, फिर जायद फसल उगाए, तीनों उगाए। तो तीनों उगाए तो कितना हेक्टेयर यानी हो गया, ये 2 बीघा जमीन है, ये 2 हेक्टेयर जमीन है। यानी देखा जाए तो ये 2 हेक्टेयर हर फसल के लिए यूज कर रहे हैं, तो यानी कि आपके लिए 6 हेक्टेयर हो गया। नहीं हो गया कि 2 हेक्टेयर पर गेहूं उगा दिए, 2 हेक्टेयर पर धान उगा दिए, 2 हेक्टेयर पर जायद कोनो फसल उगा दिए, लाल मिर्च, ककड़ी वगैरह जो जायद फसल होता है वही ना होता है, वाटरमेलन, है कि नहीं है? क्या बोलते हैं उसको, तरबूज बोलते हैं, अपना भोजपुरिया भाषा में लाल मिर्च बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब उगा दिए तो क्या हो गया, 6 हेक्टेयर हो गया। यानी कि 3 गुना फायदा उठा लिए। क्या उठा लिए,
3 गुना फायदा उठा लिया उसका। तो वही कह रहा है क्या भाई साहब, 3 गुना फायदा उठा लिए, यानी किसी जमीन को आपने 3 गुना फायदा उठाया, उसको परसेंटेज में निकाल रहा है तो 300% यूज किए। कितना किए? तो 300। यानी कि अगर एक ही फसल उगाते तो 100% आपको फायदा, दूसरा यूज किए तो 200% फायदा, तीसरा यूज किए तो 300% फायदा। यानी एक ही सामान को 3 बार बेच दिए, एक ही जमीन को 3 बार यूज कर लिए। वह ना, सामान तो नहीं बेचा जा सकता ना 3 बार, लेकिन जमीन को 3 बार यूज किया जा सकता है। जमीन को 3 बार यूज किया जा सकता है, 3 बार फसल उगाया जा सकता है बदल बदल कर, तब उससे खेती में फायदा होगा, पैसा में फायदा होगा। तो उसको एक तरह से निकालने का तरीका दिया है कि मान के चलिए आपके पास 2 बीघा जमीन है, लेकिन 3 बार कर लिए तो 6 बीघा हो गया। लेकिन ओरिजिनली अगर देखेंगे तो कितना वृद्धि हुआ, तो कितना वृद्धि हुआ, तो इसको 100 से गुना कर देंगे तो 300 हुआ, ये ना कि 600 हुआ। समझ आए ना, कितना हुआ? 300 हुआ। समझ आ गया? अब कह रहा है कि सस्य गहनता मतलब समझ आए कि नहीं समझे, बताओ अपने पहले। सस्य गहनता मतलब समझ आए ना, एक ही खेती को 3 बार यूज कर लिए, सस्य गहनता। अब कह रहा है कि सस्य गहनता के लिए क्या चाहिए, किन किन जगहों पर सस्य गहनता हो पाता है और बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। देखता होगा बहुत सारे लोग गेहूं की फसल उगाता है लेकिन धान नहीं रोकता है लोग, मालूम है ना, बाढ़ आ जाता है वो हर बार धान के समय में। अब कीड़े बाढ़ आ गया था पूरा कि नहीं आ गया था, बर्बाद हो गया पूरा धान, बहुत सारे लोगों का धान बर्बाद हो गया। हम लोग का धान उसमें से कितना डूब गया, जो किनारे पर था सब डूब गया, जो तो ज्यादा ऊंचाई पर था तो बच गया, है कि नहीं है। अक्सर ऐसे होता है, तो लोग कभी कभार छोड़ देते हैं, धान के रुपए यार बर्बाद हो जाता है, हर साल बाढ़ आता है तो छोड़ देता है लोग। तो यानी कि बर्बाद हो गया, उससे वो खेती नहीं की है तो जमीन भी खाली रह गया, यूज नहीं हुआ। तो क्या क्या चाहिए, सिंचाई का अगर व्यवस्था रहेगा तबे जाके वो तीनों चीज पॉसिबल होगा, यानी 3 बार आप खेती कर पाएंगे। उर्वरक का व्यवस्था होगा, अच्छा खाद वगैरह मिल जाएगा ढंग के, तब मिल जाएगा, है ना। उन्नत किस्म का बीज मिल जाएगा। उर्वरक यानी खाद जो होता है ना, ये तो अपने मिल नहीं रहा है, ये तो अपने लोग ब्लैक में खरीदना पड़ता है, यानी कि चुरुकुआ खरीदना पड़ता है। चुरुकुआ करने का मतलब क्या है, करता क्या है, लोग बड़ा बड़ा जो बेचने वाला दुकानदार है सब खरीद के स्टॉक कर लेता है, रख लेता है लोग, पहले ये खरीद के रख लेता है लोग, और उसको किसान को मजबूरन अधिक दाम में खरीदना पड़ता है। समय आ जाता है वो देवे नहीं करता है, समय आ जाता है तो अब 200 की जगह पर 500 दीजिए, 500 की जगह पर 1000 दीजिए, 1000 की जगह पर 2-2000 दीजिए, महंगा दाम में खरीदना पड़ता है। अरे इतना ब्लैक इसका मार्केट होता है ना, ब्लैक मार्केटिंग होता है कि दूसरा स्टेट से लोग ट्रक से लाता है लोग, ट्रैक्टर से लाद के लाता है लोग, और यहाँ बेच देता है लोग, 300 का 1000 रुपये में बेचता है लोग, 300 का बोरा 1-1000 में बेचता है लोग। तो ये चीजें गड़बड़ रहती है, तो बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, सस्य गहनता नहीं करते हैं। उन्नत किस्म के बीज भी होना चाहिए, यंत्रीकरण होना चाहिए, यानी मशीन बढ़िया होना चाहिए, कीटनाशक यूज होना चाहिए, और कृषि उत्पाद का उचित मूल्य भी मिले। यानी कि खेती अगर कर रहा है तो उससे उसको बेचे तो उसको फायदा भी हो, वरना खेती क्या करने जाएगा। तो ये सारे चीजें रहेंगे तभी ही लोग हर सीजन में, हर मौसम में मन करेगा उसको खेती करने के लिए, वरना लोग जो है कभी कभार एक ही तरह का फसल उगा के छोड़ देता है। जीने भर खा लिया, मतलब जीने भर खेती हो गया, खाने भर हो गया, बस हो गया, बात खत्म, उतना उससे ज्यादा नहीं करेगा लोग। अब कह रहा है कि सस्य गहनता का मामले में, यानी कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर ये तीनों टाइप का खेती खूब होता है, जायद फसल भी उगाया जाता है, रबी फसल भी, खरीफ फसल भी, उसमें सबसे आगे कौन सा राज्य है, कौन सा है जी? पंजाब सबसे आगे है। समझ आ गया, पंजाब मात्र राज्य है जो सस्य गहनता में सबसे आगे यानी अग्रणी है, याद रखिएगा। आगे चलिए, यहां लिखा है कि निवेश उपयोग। निवेश उपयोग माने क्या होता है? निवेश मतलब होता है कि पैसा खर्च करना। तो जब पूंजी लगाया जाता है किसी भी कार्य में तो उसको बोलेंगे निवेश उपयोग। जैसे सिंचाई, खाद, उन्नत बीज, मशीन आदि में पैसा खर्च कर रहे थे, क्या बोलेंगे? निवेश कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, निवेश उपयोग कर रहे हैं। आगे आ जाइए, यह कह रहा है का, यहां ध्यान से देखिए तो लिखा हुआ है, जब फसल केवल वर्षा द्वारा प्राप्त नमी के आधार पर पैदा की जाती है तब इसे वर्षा पोषित कृषि कहते हैं। यानी बारिश से जब होती है तो वर्षा पोषित कृषि कहेंगे, या उसी को वर्षाधीन कृषि बोलते हैं, यानी कि वर्षा के अधीन है, वर्षा पर डिपेंडेड है, वर्षा अधीन कृषि बोलेंगे, वर्षाधीन कृषि बोलेंगे। अब इस वर्षा अधीन कृषि को 2 भाग में बांटा गया है, एक को शुष्क भूमि और दूसरे को आर्द्र भूमि कहा गया है। आर्द्र भूमि और शुष्क भूमि। आर्द्र और शुष्क भूमि को कैसे बांटा गया है? अगर 75 सेंटीमीटर से कम बारिश हो रहा है तो क्या बोलेंगे उसको? शुष्क भूमि वाला खेती बोलेंगे, और 75 सेंटीमीटर से अधिक बारिश हो रहा था क्या बोलेंगे उसको? आर्द्र कृषि, आर्द्र भूमि वाला कृषि कहेंगे। 75 सेंटीमीटर। बिहार में कितना होता मालूम है? 100 से 125 सेंटीमीटर बारिश होता है बिहार में, 100 से
125 सेंटीमीटर, मोस्टली जो है 100 से 125 सेंटीमीटर बारिश होता है। समझा गया? कहीं कहीं दक्षिण बिहार में कम होता है, वही उत्तर बिहार में ज्यादा बारिश होता है, याद रखिएगा। आगे आजिए, आगे समझने की कोशिश करते, आगे जानते हैं लोग। ठीक है, आगे जानते हैं लोग। जहाँ जी अब यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि भारतीय कृषि का कुल 38.67% भूमि वर्षाधीन कृषि होती है। क्वेश्चन पूछ दे कि भारत में जो खेती होता है उसमें वर्षाधीन खेती कितना प्रतिशत है, तो 38.67% वर्षाधीन है। वर्षाधीन में जो खेती होती है वो सब क्या है, मोटे अनाज, दाल, तिलहन, कपास आदि वर्षाधीन फसल के उदाहरण है, याद रखिएगा। दूसरा लिखा है शुष्क भूमि कृषि की क्या विशेषता है, तो जहां पर जल की कमी रहती है वह जल को संरक्षित किया जाता है, तब खेती वगैरह किया जाता है ना। यहाँ पर आवश्यकता से अधिक जल का उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि संरक्षण करना भी जरूरी है। किसका संरक्षण करना, किसका संरक्षण करना जरूरी है, जल का संरक्षण करना जरूरी है। आगे आइए, लेकिन यहाँ पर मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा कम होती है, क्योंकि जहां नमी नहीं रहेगी, शुष्क रहेगा, ह्यूमस भी कम रहेगा। कम रहेगा कि नहीं कम रहेगा, आदि ऐसे चीज। अच्छा, ये सब इस तरह की कृषि जो है कौन करेगा मालूम है, इस तरह कृषि कौन करेगा, धनिक आदमी या गरीब आदमी? अमीर आदमी शुष्क कृषि करेगा, उस जमीन को वो क्या कर लेगा, वो नमी वाला बना देगा, अत्यधिक सिंचाई की व्यवस्था कर लेगा, पानी ज्यादा से ज्यादा पटाएगा। ये मोस्टली वो कौन लोग करेंगे, अमीर करेंगे। लो सुंदर, कौन करेगा जी, करे अमीर आदमी करेगा। गरीब लोग, गरीब किसान कौन करता है, गरीब किसान करता है शुष्क भूमि। देखो लिखा है कि गरीब किसान और शुष्क भूमि कृषि दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी शुष्क कृषि बोले या गरीब किसान बोले बतिया एक ही है। यानी वही लोग कर पाते हैं जो गरीब है, कमजोर है, वो खेती में अत्यधिक वैरायटी के चीज यूज नहीं कर पाते, अत्यधिक संसाधनों का उपयोग नहीं कर पाते हैं, यानी कि वो शुष्क भूमि शुष्क ही रह जाता है। उसी अनुसार जो फसल हो पाता है वो हो पाता है, जो नहीं हो पाता नहीं हो पाता है। तो ये गरीबी से डिपेंडेड है। लेकिन सरकार कुछ योजनाएं चलाती है कि उनको भी फायदा हो जाए। हालांकि उस योजना का बहुत ज्यादा फायदा आम आदमी को, यानी एक किसान को नहीं मिल पाता है, बिचौलिया उसमें लूट ले जाता है। बिचौलिया क्या करता है, लूट ले जाता है, फायदा नहीं। बिचौलिया मतलब कि गवर्नमेंट जो है खुद आकर पैसा थोड़ी देगा आपको, खाता में भिजवाएगा। खाता के लिए क्या करिएगा आप, फॉर्म भरिएगा, फॉर्म के लिए कहाँ जाइएगा, उसके सेंटर पर जाइएगा, सेंटर में इतना ना दौड़ा देगा, कहिएगा भैया हम ना भरेंगे, फॉर्म रहने दीजिए। या देखेगा 10,000 20,000 आने वाला तो कहेगा 2,000 पहले दीजिए तभी फॉर्म आपका पास करने देंगे, यहाँ से भेजबे नहीं करेंगे, है कि नहीं है। इसमें पेरा जाता है आदमी, गन्ना की तरह जूस निकल जाता है आपका, है कि नहीं है। तो उससे क्या होता है कि लोग जो है परेशान हो जाते हैं। तो बहुत सारा योजनाओं का फायदा लोग नहीं उठा पाते हैं, बिचौलिया बीच में खा जाता है सब, ठीक है, परेशान कर देता है लोग, उसी को कहा जाता है बिचौलिया। आगे आइए, यहाँ लिखा है क्या कि अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है, हैदराबाद में, तथा केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है, जोधपुर। जोधपुर कहाँ है जी, गुजरात में कि राजस्थान में, राजस्थान में पगली, ठीक है, समझेंगे ना, राजस्थान में। कृषि के प्रकार आएंगे, 3 प्रकार लिखा है, प्रारंभिक जीविका कृषि, गहन जीविका कृषि और वाणिज्यिक कृषि। 3 टाइप का खेती लिखा हुआ है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला क्या है, प्रारंभिक जीविका कृषि। अच्छा, जीविका कृषि मतलब क्या नाम आ रहा है, क्या समझ आ रहा है इससे, जीविका ऐसी खेती जिस सिर्फ जीने के लिए की जा रही हो, मतलब कि इतना फसल उगा रहा है जिसे ठूस के खाली पेट भर जाए आपका, माने खा के पेट भर जाए, अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं। जीवन निर्वाह मतलब होता है कि जिंदगी जी ले, बस उतना ही खेती। इतना फसल नहीं है कि बेच के अमीर बन जाए के बार में, अमीर खाना नहीं, मतलब कि धनिक हो जाए, है कि नहीं है। इतना खेती नहीं हो पाता है, उसको क्या बोलेंगे, जीवन या जीविका कृषि या जीवन निर्वाह कृषि, समझ आ गया ना, जीवन निर्वाह कृषि बोलेंगे। अब प्रारंभिक जीवन निर्वाह जो लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि पुराने समय से जो खेती होते आ रही है पारंपरिक तरीकों से, पारंपरिक तरीके या प्रारंभिक जीविका कृषि का मतलब होता है प्राचीन समय से ही खेती हो रहा है, खुरपी से, कुदाल से वो खेती हो, आज भी उसी तरह से खेती अगर की जा रही है तो उसको बोलेंगे प्रारंभिक जीविका कृषि। जैसे नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया में एक खेती होता है जो बड़ी फेमस है, कर्तन और दहन प्रणाली खेती। इसको एक और खेती नाम बोलते हैं, किसको मालूम है, इसका नाम है कर्तन और दहन कृषि। इसको क्या बोलते हैं,
किसी को मालूम है? झूम कृषि, नाम नहीं सुना लो? झूम बराबर झूम कृषि, कृषि, ठीक है, झूम कृषि। ये कहाँ होता है? ज्यादातर जो है नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में, यानी पूर्वोत्तर भारत वाले क्षेत्रों में जो है ये खेती देखने के लिए मिलता है, नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में देखने के लिए मिलता है। समझ आए ना? ये सब खेती देखने के लिए मिलता है, याद रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया में देखने के लिए मिलता है। आगे जी, इसको पूर्वोत्तर यानी उत्तर पूर्वी राज्य असम, मेघालय, मिजोरम में क्या कहते हैं? झूम। लेकिन मणिपुर में पामलू तथा छत्तीसगढ़ में के बक्सर जिला में और अंडमान निकोबार में क्या बोलते हैं? दीप बोलते हैं, दीपा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दीपा बोलते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसको दीपा बोलते हैं। समझ आ गया ना? और अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम है, विश्व में भी नाम है। मैक्सिको में मिल्पा बोलते हैं, है कि नहीं? इंडोनेशिया, मलेशिया में लदांग बोलते हैं, है कि नहीं? वियतनाम रे बोलते हैं, वियतनाम में रे बोलते हैं इसको। ये सब क्या है? खेती के नाम है। कौन सी खेती के नाम है? झूम खेती का। झूम खेती पता है कैसे होता है? कैसे होता है बताओ? बस स्थानांतरित कृषि, उसको स्थानांतरित कृषि बोला जाता है, लेकिन उसका जगह बदला जाता है। लेकिन जगह बदलने से पहले भी कुछ कार्य होता है। क्या कार्य होता है मालूम है किसी को? नहीं मालूम है? क्या किया जाता है? साफ है, सफाई करे खेती किया जाता है। तो कौन खेत में माटी गिरा के ऐसे खेती हो जाएगा कि पाकी लगा होगा? सब सफेद ना होगा री। वहां पे क्या होता है? सबसे पहले ये पहली बात की आदिवासी बहुल क्षेत्रों में खेती होता है। दूसरी बात, ये आदिवासी बहुल क्षेत्र के लोग जो है जमीन को भी बचाते हैं और खेती भी करते हैं। कैसे करते हैं वो लोग? कैसे खेती करते हैं? क्या करते हैं कि जगह बदलते रहते हैं ताकि वो जमीन जो है उपजाऊ बनते रहे। एक ही जमीन पर लगातार खेती होते रहेगा तो वो जमीन को अपना फिर से मतलब नई ऊर्जा लाने में, ग्रो करने में समय लगता है। तो जगह छोड़ के दूसरे जगह चले जाते हैं। उससे पहले दूसरे जगह जहां जाते हैं तो वहां पर पहले क्या करते हैं? उस एरिया को काटते हैं। काटने का मतलब वहाँ छोटे छोटे जो फसल होते हैं, झाड़ियां होती है, उसको काट के जला देते हैं। और जलाने के बाद उसके राख को उसी मिट्टी में मिला देते हैं, क्योंकि राख के अंदर होता है पोटास, और पोटास की मात्रा बढ़ जाती है मिट्टी में। मिट्टी हो जाता है ज्यादा उपजाऊ। उसके बाद खेती को, इसीलिए इस खेती को कर्तन और दहन कृषि कहा जाता है। काट देना और दहन मतलब जला देना। समझे ना? कर्तन और दहन। तो कर्तन और दहन कृषि कहा था। इसी के नाम है झूम कृषि, इसी के नाम है स्थानांतरित कृषि, इसी के नाम है घुमंतु कृषि, ये भी नाम है। और अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम तो वो तो हिले है, समझ रहे ना? भारत में भी, दुनिया में भी इसका नाम अलग अलग है। अब ये गहन जीविका कृषि, यानी कि बड़े स्तर पर जब खेती कर रहे हैं तब, ठीक है। इसमें एक वर्ड लिखा है कि जीविका निर्वहन कृषि, यानी जीने के लिए जो खेती हो रहा है उसको। अब आइए दूसरा लिखा है व्यापारिक कृषि, यानी ऐसी खेती जो बहुत बड़े स्तर पर हो रही है, मतलब कि आप अपने लिए भी कर रहे हैं और बिजनेस के पर्पज से भी कर रहे हैं, यानी कि इतना ज्यादा खेती कर रहे हैं कि खुद भी यूज कर ले रहे हैं और बेच भी ले रहा है कि नहीं? है वाणिज्य मतलब होता है, वाणिज्य मतलब होता है कि व्यापार करना, बिजनेस करना, है कि नहीं? है तो वाणिज्यिक कृषि भी इसे कभी कभी कहा जाता है। ये क्रियाएं हरित क्रांति के बाद जो है बहुत ज्यादा बढ़ा पंजाब और हरियाणा वाले क्षेत्रों में। हरित क्रांति की शुरुआत किसने किया था, कोई बताएगा? ना बताएगा रे, कितना पागल है लो यार, कितना बार बताया। हरित क्रांति की शुरुआत किसने किया था? महात्मा गांधी शुरू किया। महात्मा गांधी उठ के भाग जाएंगे, वो कब्र में से उठ के भाग जाएंगे, या उनको जलाया गया तो उनको आत्मा का शांति नहीं मिले, ऊपर से स्वर्ग में से देखेंगे दिखाएंगे, वो अपने लाठी उधर से चला देंगे, फोड़ इसके मुड़ी बकलो लिया के। महात्मा गांधी सुन लीजिए रे, स्वामीनाथन बताए थे एक बार, है ना, जो है हरित क्रांति के जनक कौन है भारत में? स्वामीनाथन है, ठीक है, याद रखिएगा। हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में किया गया था, लगभग 1960-62 में हरित क्रांति की भारत में जो है शुरुआत हुई थी। हरित क्रांति क्या है, उसमें क्या किया गया, जो बीज होते हैं ना, जैसे गेहूं के बिया है, उसको लैब में और जो है पावरफुल बनाया गया, और उस बीज को, जैसे कि गेहूं के बिया, गेहूं के फसल से बिया डलाता है कि नहीं डलाता है, तो उस नहीं रहा तो गेहूं क्यों हो जाएगा बिना बिया के? करी का जने हमरा वाले तो क्या होगा, है कि नहीं? तो बिया डलाएगा तब ना फसल होगा। तो गेहूं के जो बीज होता है उसको लैब में बनाया गया, यानी पुरानका ही बीज को और जो है एनर्जी, ऊर्जा, और उसको और मतलब कि और इसको जरूरत की चीजें देकर उस बीजों को और बेहतर बनाया गया। और उसके बाद जब खेती की गई तो इस बार जो फसल हुआ उतना ही हुआ, लेकिन बीज बड़ा बड़ा था तो वजन बढ़ गया,
वजन क्या हो गया, बढ़ गया। देखो क्वांटिटी जो है वो क्या हो गई, बढ़ गई। क्वालिटी में चेंजिंग आया तो क्या हो गया, क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब होता है कि क्वांटिटी मतलब होता है कि उसका वेट बढ़ जाना, संख्या बढ़ जाना। संख्या हालांकि उतना ही था लेकिन वजन बढ़ गया, भारी हो गया। तो ज्यादा यानी फसल ज्यादा हुआ कि नहीं ज्यादा हुआ, उतना ही जमीन पर फसल बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, क्योंकि फसल जो है वो अनाज मोटे मोटे होने लगे, उसमें ज्यादा अनाज होने लगे, है कि नहीं है। तो ये उसी क्रांति को क्या बोला गया था, हरित क्रांति कहा गया था। और ये क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी, पंजाब और हरियाणा वाला क्षेत्रों में हुआ, ज्यादा फायदा हुआ। हालांकि भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में इसका फायदा हुआ, लेकिन पंजाब हरियाणा में ज्यादा फायदा हुआ। क्यों, क्योंकि वहां खेती भी ज्यादा होती है। 80% जमीन पर खेती होता है वहां पर, समझ है ना। आगे चलिए, अब दूसरा लिखा है रोपण कृषि। रोपण कृषि के अंतर्गत अगर देखा जाएगा तो कॉफी, रबड़, गन्ना, केला आदि को रोपण कृषि कहा जाता है। याद रखना, क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि रोपण कृषि में निम्न में से कौन सा रोपण कृषि के अंतर्गत आता है, तो कौन आता है, चाय, कॉफी, गन्ना, रबड़ आदि जो है। जैसे चाय के लिए, अकेला भी होता है, चाय के लिए कौन सा जगह फेमस है, दार्जिलिंग में। अच्छा, चाय सबसे ज्यादा कहाँ होता है मालूम है, कहाँ होता है, दार्जिलिंग में नहीं होता है, असम में है। कहाँ होता है, तो दार्जिलिंग का फेमस है। अच्छी क्वालिटी की चाय पाया जाता है दार्जिलिंग में। वहां एक घाटी है, किसको याद है, हम्पी घाटी, ले भूल गया सब। दार्जिलिंग के एक घाटी है हम्पी घाटी, उस घाटी में एक चाय पाया जाता है जो कि विश्व में प्रसिद्ध है, अच्छी क्वालिटी का, सबसे फेमस चाय। तो आए कौन सा क्वालिटी, हम्पी क्वालिटी। घाटी का चाय का ही नाम रख दिया गया उसी घाटी से, हम्पी। अच्छा जाकर लाइएगा मार्केट से, दार्जिलिंग जाना पड़ेगा तब वो क्वालिटी के मिलेगा, ना तो यहाँ डुप्लीकेट वाला सब मिलेगा, है कि नहीं है। तो दार्जिलिंग के हम्पी घाटी में पाए जाने वाली जो चाय है वो विश्व में प्रसिद्ध है अच्छी क्वालिटी के लिए। ज्यादा नहीं होता है लेकिन क्वालिटी बेस्ट है। ज्यादा चाय कहाँ होता है, असम में होता है, याद रखिएगा, समझे ना। कॉफी कहाँ मिलता है ज्यादातर, कॉफी कर्नाटक में लिखा है। अच्छा यहाँ देख लिएगा, कॉफी कर्नाटक में पाया जाता है। अच्छा, तमिलनाडु के एक पहाड़ है, पहाड़ का नाम बाबा बुदन की पहाड़िया है ना, वहां पर सबसे पहले कॉफी की फसल जो है देखी गई थी, है कि नहीं। वहां पर सबसे पहले कॉफी की फसल देखी गई थी। पता है कॉफी की शुरुआत भी ना एक अचंभित कहानी से हुआ था। एगो बकरी चरा रहा था, बताए थे एक बार तुम लोगों को, दिखाए भी थे फोटो, है कि नहीं है। ले लबरी चार की दिखा दे फोटो, दिखाए थे ना, ले दिखाए। हाँ सुनो रे, देख, अरे चेरी के तरह, चेरी का फसल देखा है ना, चेरी देखा है चेरी ना। हाँ तो चेरी होता है ना छोटे छोटे रेड रेड। तो एक आदमी बकरी चरा रहा था, तो उसको क्या हुआ ना कि फसल जो छोटा छोटा दाना दिखा तो बकरियां उस दानवा को खा ली, सब चेरी की तरह था छोटा छोटा, और खा ली से तो बकरियां नशा में आ गई से, लगी से झूमने, लगी सब झूमने। तो वो देखा कि आज हमारा बकरियां काहे बौड़ा गई है सब, ठीक है। फिर अगले दिन लाया था, फिर उसी तरह जब वो खाई से तो फिर लगी सब झूमने। तो उसको लगा कि फसलों में कुछ है, तो वो लेके आया, उसको पीस पास के खुद पानी में मिला के खुद खाया, तो गुरु उसको नशा चढ़ गया। अरे बाप रे, तब उसके बाद से मालूम चला कि ये अद्भुत चीज है। उसके बाद वहां से बेचना शुरू किया, उसी से वहीं से ये चीजें जो है पूरी तरह से पसर के पूरी दुनिया में छा गया। हालांकि अब कहता है लोग कि एक विशेष जानवर के लेढ़ी से बनता है कॉफी, देखा है लोग, देखना सर्च करके एक बार। एगो गिलहरी की तरह एक जानवर होता है, उसको चेरी खिलाया जाता है, वही चेरी। खाने के बाद जो अपन चेरी जो निकालता है ना जो अपना जो चेरी निकालता है ना, उस चेरी को कॉफी में यूज करता है लोग। नेट में बड़ी ज्यादा वायरल हुआ था और उसको बड़ा पसंद से चाइना वगैरह के देश का लोग यूज करता है, खूब खाता है उसको। ओकरा सुखा देता है, सुखैला के ओकर चेरी को ओरिजिनल चेरी खिया जाता है, और जो चेरी निकालता है ओकरा सुखा के और ओकरा बाद उसको मार्केट में बेचता है सब, बहुत बढ़िया रेट से उकरिया हो जाता है, अंदर अंदर जर जाता है ओकरा। आगे फसल के प्रारूप समझिए। अब देखो फसल का रूप समझना है, 3 प्रकार का फसल का रूप है, एक तो रबी फसल, दूसरा खरीफ और तीसरा जायद फसल। अब यहाँ लिखा है कि कहाँ कौन सा होता है, लेकिन यहाँ डिटेल से जानेंगे तो एक ही जगह गोटे दे दिया गया पूरा। खरीफ फसल में कौन मौसम होता है, जून जुलाई से अक्टूबर, जून जुलाई में बोया जाएगा, अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाएगा। ऋतु कौन सी होगी उस समय, वर्षा ऋतु। फसल कौन सा है, चावल, मकई, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, तिल, जूट और मूंगफली। वही रबी फसल जो है अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, और कब काट लेते हैं, मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। इबरा कौन फसल बोया जा रहा है,
रबी ऑलमोस्टली हो चुका है, बहुत सारे जगहों पर हो रहा है, जैसे हम लोग का हो चुका है रबी, ठीक है। और काटा कब जाएगा? मार्च में काट ले, अप्रैल तक नहीं रुकता है, मार्च में लोग काट लेता है कि नहीं है। गेहूं है, जौ है, चना है, मसूर है, मटर है, तीसी है, सरसों, इसमें कौन से हो रहा है? तो हम लोग को हो रहा है गेहूं। जायद क्या है? जायद फसल मार्च अप्रैल में बोया जाता है और मई जून में काट लिया जाता है। हालांकि ये जो फसल है ये हम लोग छोड़ देते हैं, लोग नहीं करता है, लोग मोस्टली लोग नहीं करता है, जायद इसी तरह रह जाता है, यानी दो ही बार हम लोग यूज करते हैं लोग, ये खरीफ और रबी में, जिसमें चावल और गेहूं का ही यूज करते हैं, बाकी कुछ नहीं यूज करते हैं लोग। साग सब्जी ककड़ी ये सब चीज, तरबूज वगैरह ये सब कोई करता है? नहीं कर पाता है, छोड़ देता है ऐसे ही। आगे आ जाइए। हाँ, कहाँ से मिलता है? अरे दूसर लोग, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, कहने का मतलब सब लोग नहीं करता है। अब यहाँ लिखा है का 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में क्या होगा? चावल। जबकि 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में गेहूं, यानी कि सीधे दिख रहा है कि बरसात के मौसम में चावल और बरसात का मौसम नहीं रहेगा, ठंडा का मौसम रहेगा तो गेहूं होगा, याद रखिएगा। मुख्य फसल कौन सी है? भारत की मुख्य फसल क्या है? भारत में सबसे ज्यादा कौन सी फसल उगाया जाता है? चावल। और चावल सबसे ज्यादा कहाँ होता है? वेस्ट बंगाल में। बिहार में सबसे अधिक कौन सी फसल उगाई जाती है? बिहार में कौन सा? क्या होगा? गन्ना नहीं होता है, चावल ही होता है बिहार में भी। बिहार में भी क्या होता है? चावल होता है, याद रखिएगा। देखो ध्यान से, 22% चावल जो है भारत में होता है, वो भी कहाँ का? विश्व का 22% चावल भारत में ही है। विश्व का, पूरे वर्ल्ड का 22% चावल भारत में ही होता है, बहुत ज्यादा चावल होता है। और हम लोग का जितना कुल कृषि जो होता है उसका 23% जो है चावल जो है, मतलब 23% जो खेती चावल में डिपेंडेंट है। अब चावल के लिए तापमान कितना चाहिए? 24 से लेकर 27 चाहिए। बारिश कितना होना चाहिए? अधिक जितना अधिक हो जाए, 100 से जितना ऊपर हो जाए, 125 से 200 सेंटीमीटर, मतलब चावल के लिए बरसाते का मौसम होता है तो जितना बारिश हो जाए। कभी कभी इतना बारिश होता है कि बाढ़ आ जाता है, तो वो धानों बर्बाद हो जाता है, जैसे पिछली बार, इस बार बर्बाद हो गया हम लोग का, लेकिन नहीं है। मिट्टी कैसी होनी चाहिए? जलोढ़ मिट्टी होनी चाहिए। श्रम मतलब कि मेहनत जो होता है वो डिपेंड करता है कि खेती कितना कर रहा है। बड़ा खेती ज्यादा लेबर लगेगा, कम खेती तो घर ही से हो जाएगा, अपने से हो जाएगा, है कि नहीं है ना? होगा रे, हो जाएगा। ट्रैक्टर वगैरह यूज कर लीजिएगा तो हो जाएगा, नई ट्रैक्टर होगा तो भाड़ा पर लेके कीजिएगा, लेकिन आ गए हो। अरे इधर आओ, उत्पादन और वितरण की दृष्टि से आएंगे, देखेंगे भारत का अधिकांश जो है चावल जलोढ़ मिट्टी में पाया जाता है और डेल्टाई क्षेत्रों में पाया जाता है। अब उत्पादन कहाँ होता है? तो सतलज गंगा के मैदानी वाले क्षेत्रों में होता है। राज्य में देखेंगे तो बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम, केरल, तमिलनाडु, इन सभी जगहों पर क्या होता है? धान की फसल ज्यादा उगाई जाती है। अब ये गेहूं के बारे में जानते हैं। विश्व का कितना प्रतिशत है? चावल कितना था? 22% था, याद रखिएगा, है कि नहीं है? आगे जी। अब ये चीजें देखें कि जाड़ा में उसको बोया जा रहा था, हल्का गर्मी शुरू हुआ, यानी मार्च अप्रैल में काट लिया जाता था। 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में इसकी खेती नहीं की जा सकती। अभी ना पड़ेगी 100 से कम होना चाहिए, है कि नहीं है? लगभग 100 के आसपास हो, उससे कम रहे तो चलेगा, नहीं तो ज्यादा नहीं। और तापमान जो है 20 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में भी गेहूं उगाया जा सकता है, यानी बहुत कम भी होगा तब उगाया जा सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 1967 ईस्वी में देश में हरित क्रांति आई, तो 1967 में, जो अभी मैंने बताया कि 1960 के दशक में जो है हरित क्रांति की शुरुआत भारत में होती है। 60-62 के बाद में अगर देखा जाएगा तो 67 में जो है क्या हुआ? भारत में हरित क्रांति आई, जो पूरे देश में इसका प्रभाव पड़ा। और 1970-71 में, और जो 1960-61 की तुलना किया जाए, यानी कि 1960 में जो खेती किया गया था और जब हरित क्रांति आई उसके बाद खेती किया उसी जमीन पर, तो पैदावार में, यानी जो पैदा हुआ इस बार जो फसल हुआ उसमें काफी वृद्धि देखने के लिए मिला। क्या हुआ? दुगुनी बढ़त हुई। कितना हुआ? दुगुनी जो है बढ़त हुई, और पूरा मिलाया गया, ऑल ओवर पूरे जोड़ के देखा गया तो 1.5 गुना फायदा देखने के लिए मिला। समझा गया? ये ज्यादातर जो है पंजाब हरियाणा वाला क्षेत्रों में देखने के लिए मिला था। मोटे अनाज कौन सा होता है? ज्वार, बाजरा और रागी, ये सब क्या है? मोटा अनाज है। ज्वार, बाजरा और रागी क्या है? मोटे अनाज इसको कहा जाता है, याद रखिएगा, मोटे अनाज। ज्वार जो है, ये सब जो है चावल और गेहूं के बाद ज्वार जो है प्रमुख फसल है, यानी चावल के बाद गेहूं, गेहूं के बाद ज्वार जो होता है मेन फसलों में से एक है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा होता है, 51% ज्वार होता है। बाकी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश जो है इन सभी जगहों पर भी पाया जाता है, याद रखिएगा। कह रहा है भारत में 10% खाद्यान्न जो है उपलब्ध की जाती है इसका, और ज्वार का उत्पादन 16% होता है।
भारत में 75% ज्वार जो है पठारी भागों में पैदा की जाती है, यानी ज्यादातर ज्वार कहाँ पैदा की जाती है? पठारी क्षेत्र में होती है। बाजरा देखेंगे, बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात है। कुल कितना होता है? 7% ही होता है बाजरा। उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश से और महाराष्ट्र आदि क्षेत्रों में होता है। तो बाजरा सबसे ज्यादा गुजरात में। रागी आएंगे, ये शुष्क प्रदेश का फसल है, कर्नाटक में सबसे ज्यादा ये होता है। रागी सबसे ज्यादा कहाँ होता है? कर्नाटक में होता है, यह याद रखिएगा। तमिलनाडु में सेकंड नंबर में, बाकी बहुत सारे राज्य है। मकई जो है यह भी एक अन्य महत्वपूर्ण मोटा अनाज है। मनुष्य के भोजन और मतलब पशु के चारा के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसमें ग्लूकोज का मंड होता है। पशुओं को मोटा करने के लिए इसको खिलाया जाता है और आदमियों को भी भैंस बनाने के लिए खिलाया जाता है। समझ रहे ना? ये क्या है? ये के रबी फसल या खरीफ फसल है। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में मक्का के मुख्य उत्पादक राज्य है। कौन राज्य है? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश आदि जो है यहाँ पर क्या किया जाता है? किसकी खेती ज्यादा की जाती है? मकई की। 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता यहाँ पर होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई भी करना पड़ता है। खरीफ फसल है, तो खरीफ फसल धान वाला फसल हो गया। तो धान वाला फसल यानी कोई भी खरीफ फसल को पानी ज्यादा चाहिए कि नहीं चाहिए, इसीलिए बरसात का मौसम होता है कि नहीं होता है। मकई भी खरीफ फसल के अंतर्गत आता है, याद रखिए। दाल में आ जाइए, दाल देखेंगे तो दाल से सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। जो भी दाल की फसल होती है उसको दलहन वाला फसल कहा जाता है। कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? नीचे आएंगे तो बहुत सारे दाल जो है वो खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं और कुछ दाल जो है रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। जैसे यहाँ देखेंगे तो लिखा हुआ है दालें जो होता है खरीफ रबी दोनों ऋतु में उगाए जाते हैं। जैसे अरहर, मूंग, उड़ीद ये सब खरीफ में, जबकि चना, मटर, मसूर आदि ये रबी फसल, यानी दोनों ही सीजन में दाल उगाया जाता है। दोनों सीजन का दाल याद रखिएगा। अरहर, मूंग, उड़ीद किस में आएगा? खरीफ में। चना, मटर, मसूर किस में आएगा? रबी में आता है। राष्ट्रीय दाल विकास कार्यक्रम 1986-87 में शुरू किया गया था। अच्छा ये बताओ, मूंग दाल गर्म होता है या मसूर दाल गर्म होता है? मसूर। कौन गर्म होता है? ठंडा कौन होता है? कौन सा ठंडा? ठंडा जो दाल जो होता है उससे गर्मी ज्यादा नहीं होगा। कौन सा दाल से? मूंग दाल से या मसूर दाल से? मूंग दाल से। और मसूर दाल गर्म होता है। तो ध्यान से देखो, रबी और खरीफ। रबी जो होता है गेहूं गर्म होता है या ठंडा माना जाएगा? उसको गर्म माना जाएगा। उसका तासीर गर्म, तासीर मतलब होता है कि उससे गर्मी मिलेगा आपको, समझे ना? तो यहाँ ध्यान से देखिएगा सर, तो मसूर किस में जाएगा? रबी में या खरीफ में? जब गर्म है तो रबी में जाएगा। वही मूंग जो है किस में आएगा? खरीफ में आएगा, क्योंकि इसकी तासीर यानी इसकी क्वालिटी इससे जो हमें ठंडा मिलता है, समझे ना? ये पेट के लिए गर्म नहीं होता है, समझा गया? देखना किसी का पेट खराब होता है तो मूंग दाल का खिचड़ी बोलता है खिलाने के लिए, इना का मतलब मसूर दाल की खिचड़ी खिला दो, नहीं बोलता लो। ऑपरेशन वगैरह होता है तो उन लोगों को मसूर दाल रोक लगा दिया जाता है, मूंग दाल का खिचड़ी खिलाया जाता है, क्योंकि उससे जो है गर्मी नहीं होगा, ज्यादा ठंडा रहेगा और प्रोटीन वाला प्रोटीन मिलते रहेगा, समझा गया ना? गन्ना आएंगे तो गन्ना देखेंगे तो ये बांस की प्रजाति का पौधा है, ठीक है। गन्ना को भारत में गन्ने की जन्मभूमि कहा जाता है, यानी भारत का ये क्या है? देशज है, देसी फसल है, देसी फसल है। यहाँ पर गन्ने का उत्पादन खूब होता है भारत में, बुझा गया? मिट्टी कैसे चाहिए? दोमट मिट्टी चाहिए। दोमट मिट्टी मतलब क्या होता है? ऐसी मिट्टी जो कि बलुई और चिकनी दोनों हो। तीन तरह का मिट्टी होती है, बलुई, चिकनी और दोमट, यानी दोनों मिला, यानी बालू वाला मिट्टी पर भी, रेत में भी हो जाता है गन्ना, रेता में होता है, खूब होता है कि नहीं होता रे? अब ये तिलहन, तो तेल का उत्पादन, भारत विश्व में सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक वाला देश है। यहाँ तेल का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, फिर भी हम लोग तेल मतलब सस्ता है या महंगा है? महंगा है कि नहीं? है 150 करीब 150, 165 हो गए रे। अब ये मूंग दाल, तेल काची से मिलता है? मूंगफली, सरसों, नारियल का तेल, सोयाबीन, अरंडी का तेल, बिनौला, अलसी का तेल, सूरजमुखी, बहुत सारा तेल जो है यहाँ पर उत्पादन किया जाता है। मूंगफली एक क्या है? खरीफ या रबी फसल? खरीफ फसल है। भारत विश्व में मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और सबसे ज्यादा उत्पादन भारत के किन क्षेत्र में होता है? गुजरात में मूंगफली का उत्पादन होता है। बादाम कहाँ मिलेगा? गुजरात से, ठीक है। सरसों आ जाइए, सरसों देखेंगे तो ये पाला इसकी खेती के लिए हानिकारक होता है, यानी पाला नहीं पड़ना चाहिए। किसके लिए? किसके लिए रे? सरसों के लिए। किसके लिए? सरसों। एक मुट्ठी सरसों पीट पीट के बरस।
इसके उत्पादन का 1/3 भाग राजस्थान द्वारा प्राप्त था। पाला रहित जो है, पाला इसकी खेती के लिए, पाला मतलब होता है जाड़ा, ठंडा, जाड़, पाला नहीं पड़ने। भोजपुरिया किताब है तो वही लिखेगा ना। अलसी मने तीसी, ये भी तीसी का भी तेल होता है, सरसों का तेल पिरवाने जगह तो तीसी मिला देता है वही में, है कि नहीं है। ये होता है दक्षिण भारत में, ये रबी है, और ये जो रबी की फसल है। बाकी उत्तर भारत में यही फसल को खरीफ फसल कहा जाता है, यानी उत्तर भारत में खरीफ का मौसम होता है और दक्षिण भारत में रबी के मौसम में होता है। ये समझ आया। आगे चलिए, सोयाबीन तथा सूरजमुखी जो है अन्य महत्वपूर्ण फसल है जिसे भी तेल उत्पादन किया जाता है। सोयाबीन का मामला महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सबसे आगे, 1 नंबर पे है मध्य प्रदेश। सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, मालूम है ना, सबसे ज्यादा प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है, ठीक है। और दोनों मिलकर 90% सोयाबीन का उत्पादन करता है। कौन कौन? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। चाय में देखेंगे तो सदाबहार झाड़ियां पाई जाती है चाय के लिए। चाय में एक रसायन पाया जाता है जिसका नाम है थीन। इसको पीने से थकान दूर हो जाता है। चाय पीने से, चाय में एक रसायन पाई जाती है थीन, जिससे क्या होता है? थकान दूर होती है। और कॉफी में कैफीन पाया जाता है, हाँ, जिससे एनर्जी मिलता है, ऊर्जा मिलता है। तो पटना में लेकिन क्या करता है लोग कि चाय और कॉफी दूर मिला कर पी लेता है लोग। 2 in 1, थकान भी दूर हो जाएगा, ऊर्जा भी मिलेगा। बिहारी है कि नहीं है। आज जो गांव का रहेगा सब उसके लिए थकान दूर करने के लिए ऐसे करेगा, मलेगा, ऐसे मारेगा, धल ये थकान दूर, एनर्जी, बिहारी ऊर्जा। भारत विश्व का दूसरा तथा खपत में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है। देखो, खपत का भारत विश्व में दूसरा है और खपत के मामले में सबसे बड़ा देश है, यानी खपत के मामले में तीसरा नहीं, सबसे बड़ा है। मतलब हम लोग उत्पादन भले करते लोग सेकंड नंबर पे, चीन वाला सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन करता है। भारत दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, लेकिन ढकार लेता है सबसे ज्यादा, खुद है सबसे ज्यादा चाय उत्पादन करके सबसे ज्यादा भारत ढकार लेता है। समझा कि ना। रोपण कृषि है और सर्वप्रथम अंग्रेज द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी ब्रह्मपुत्र घाटी में। अगर बताया था कि अंग्रेजों गया था वहां पर घूमने के लिए, 8वां क्लास में दिया गया था पूरी डिटेल्स इसके बारे में। 840 ईस्वी में ये आरंभ किया गया था, ठीक है। अब इसके लिए मिट्टी कैसे चाहिए? फास्फोरस और पोटास तथा लोहा तथा ह्यूमस वाला मात्रा वाला मिट्टी होनी चाहिए, तब जाकर चाय फसल होगा। भारत विश्व का अग्रणी चाय उत्पादक एवं निर्यातक देश है। मतलब पूरी दुनिया में चाय जो है उत्पादन करने में और निर्यात करने में भारत भी आता है नंबर 1 में, ठीक है। मतलब कि उत्पादन करने में भी और निर्यात करने में भी आता है, ठीक है। कॉफी में आएंगे तो कॉफी के 3 प्रकार दिया, अरेबिया, लिबेरिका और रोबस्टा। भारत में उत्तम किस्म की कॉफी पाई जाती है अरेबिका, ये उगाई जाती है। जो अभी आपसे बोले कि ये भारत के आरंभ जो है यमन से लाया गया था तथा बाबा बुदन की पहाड़ियों पर लगाया गया। अभी बोले तमिलनाडु के बाबा बुदन पहाड़ियों पर कॉफी का उत्पादन होता है, ठीक है। कर्नाटक का भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य है और 70% वही होता है। और तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों पर भी कॉफी की खेती की जाती है। और पूर्वोत्तर भारत के त्रिपुरा प्रमुख उत्पादक राज्य है। अगर नॉर्थ ईस्ट में जाइएगा तो कौन सा जगह? त्रिपुरा कॉफी के लिए। और साउथ में आइएगा तो कर्नाटक और तमिलनाडु। कर्नाटक में सबसे बड़ा है कॉफी 70%, और तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ी का एक पहाड़ है जिसका नाम है बाबा बुदन की पहाड़ी, वहां पर कॉफी ज्यादा होती है। बागवानी फसल में आएंगे तो आम जो मतलब बगीचा, तो आम के उत्पादन में भारत क्या है? विश्व में सबसे आगे है। नागपुर एवं चूरापुंजी में संतरा के लिए फेमस है, मुजफ्फरपुर का लीची के लिए फेमस है, जलगांव का केला के लिए फेमस है और हाजीपुर भी केले के लिए फेमस है। केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मिजोरम राज्यों में बड़े स्तर पर केला के लिए भी ये मतलब प्रसिद्ध जगह है। हर जगह का नाम लिखा है कौन किसके लिए फेमस है। विश्व में काजू का सबसे बड़ा निर्यातक देश है भारत, जो है पूरी दुनिया में काजू का भी निर्यातक देश है। काजू हमें कहां से मिलेगा? किस राज्य में ज्यादा होता है? केरल में होता है। क्या होता है? ड्राई फ्रूट्स, मसाला होता है। काजू कहाँ होता है? यहाँ पर होगा, जम्मू कश्मीर में ज्यादा होगा, ठीक है। रबड़ कहाँ होगा ज्यादातर? रबड़ कोची सुन ले, बाल में लगाया वाला रबड़। भारत में इसकी बागानी कृषि 1880 में ट्रावनकोर मलाबार में प्रारंभ हुआ। यानी ट्रावनकोर मलाबार जो क्षेत्र हो जाएगा ये हो जाएगा कर्नाटक, केरल वाला क्षेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केरल क्षेत्र होगा। इसका उत्पादन 1902 से शुरू हो गया था। रबड़ जो होता है वो भूमध्य सागर, ये जो भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र है, यानी कि भूमध्य रेखा के आसपास वाला जो क्षेत्र है, यानी भारत का दक्षिणी हिस्सा, जहां पर रबड़ का उत्पादन ज्यादा किया जाता है। समझा गया ना? रबड़ का उत्पादन वहां पर ज्यादा किया जाता है। रेशेदार फसल देखेंगे, कपास, जूट, सन,
ये सब क्या है? रेशेदार। रेशेदार फसल है यानी जिससे धागा बनाया जाता होगा, जिससे रेशा बनाया जाता होगा, और उसका उपयोग खेती बाड़ी में किया जाता, खेती बाड़ी कर रहा हूँ, वस्त्र बनाने में या अन्य वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। जैसे कि रेशम का वस्त्र है, जूट से बोरा वगैरह बनता है, थैला बनता है, इन सभी चीजों का उत्पादन किया जाता है। रेशम का कीड़ा होता है जिसको क्या बोला जाता है? कोकून बोला जाता है, जिससे रेशम को उत्पादन होता है। कपास जो होता है ये भारत का मतलब भारत का मूल फसल जो कहा जाएगा ना वो कपास है, यानी ये सिंधु घाटी सभ्यता से ये कपास की खेती होती आ रही है भारत में। अगर भारत ओरिजिनली कपास की खेती अगर देखा जाएगा कि उसकी ओरिजिन यानी शुरुआत कहां से हुई थी पूरी दुनिया में, तो भारत से हुई थी, याद रखिएगा। इसको 210 दिन पाला रहित मौसम की आवश्यकता होती है। पाला रहित मौसम की आवश्यकता किसको चाहिए? कपास को चाहिए। कितना दिन पाला रहित होना चाहिए? 210 रहना चाहिए। जाड़ा रहित जो है 210, और लावा निर्मित मिट्टी में होता है। लावा निर्मित में यानी करिया मिट्टी में होगा, काली मिट्टी में, जिसको रेगुर मिट्टी भी कहा था। रेगुर मिट्टी में ही कपास की खेती होता है कि नहीं होता है? कई बार क्वेश्चन पूछता है कि किस मिट्टी में कपास की फसल सबसे ज्यादा? रेगुर यानी काली मिट्टी में। उसी काली मिट्टी को लावा निर्मित बोलते हैं, यानी लावा जो होता है ज्वालामुखी से जो मैग्मा निकलता है वही सूखने के बाद लावा बनता है, और वो वही लावा को बाद में करिया मिट्टी भी कहा जाता है, टूट टूट के मिट्टी बन जाता है। समझेंगे ना? आगे चलेंगे देखेंगे। ये जो है तैयार का कितना दिन होता है? 6 से 8 महीने में तैयार होता है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में कपास की खेती की जाती है, और यहाँ छोटे रेशे वाली कपास भी उगाई जाती है। अब जूट देखेंगे। जूट को गोल्डन फाइबर यानी सुनहरा रेशा भी कहा जाता है, याद रखिएगा। बस इतना याद रखिए, काफी है आप लोगों को। और भारत का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण फसल है। और देखा जाए तो जूट का उत्पादन भारत के पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा होता है, और बिहार के पश्चिम बंगाल से सटे हुए जो राज्य हैं, जिले हैं, जैसे कि पूर्णिया है, कटिहार है, किशनगंज है, वहां भी जूट का उत्पादन होता है ज्यादातर। उस साइड में हो गया। अब ये प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार। प्रौद्योगिकी मतलब क्या होता है? टेक्नोलॉजी। उद्योग धंधा में जितने बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग किया जाता है, जितने बड़े बड़े टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है, उसी को बुलाया जाता है हिंदी में प्रौद्योगिकी। और संस्थागत मतलब कि बड़े बड़े संस्था जो कि फसलों को उत्पादन करने में, बढ़ाने में सहायता कर रहे हैं आम लोगों को और किसानों को मदद पहुंचा रहे हैं। जैसे कि हर साल पंचवर्षीय योजनाएं चलाई जा रही थी, 12 को पंचवर्षीय योजना चला, उसके बाद हटा के मोदी जी इसी जगह पर एक नया योजना शुरू की जिसको नीति आयोग कहा गया। नीति आयोग की स्थापना किया गया। पंचवर्षीय योजना पहले होता था एक ऐसी योजना जो 5 साल के लिए किया जाता था। सरकार भी 5 साल का बनता था और योजना भी 5 साल के लिए आता था, तो उसको पंचवर्षीय योजना कहा गया था। ठीक है। अब उसी पंचवर्षीय योजना के में ही तो हाइब्रिड है ना, ये हाइब्रिड का उत्पादन किया गया, जिसमें देखने लगे लोग कि ये जितना भी पौधा होता है, जैसे करेला पहले छोटा होता था, अब करेला बड़का बड़का होता है, कद्दू बड़ा बड़ा होता है। तो ये सब क्या नहीं बोला जाता कि हाइब्रिड वाला है, बोला जाता कि सुनता लेकिन नहीं सुनता, लेकिन हाइब्रिड वाला ये फसल है या पौधा है। ठीक है। अब देखो श्वेत क्रांति किससे संबंधित हो जाएगा बताओ? श्वेत क्रांति, हाँ बताओ, दूध उत्पादन संबंधित हो जाएगा, है कि नहीं है? हरित क्रांति पेड़ पौधे संबंधित हो जाएगा, है कि नहीं? उस तरह बहुत सारे क्रांति का लिस्ट आएगा जिसमें आप लोगों को पूरी डिटेल से पढ़ना, याद रखिएगा। आ गया जी 1980 के दशक में कृषि प्रदेश योजना की शुरुआत की गई थी। ये सब पुराना डाटा, अभी नया डाटा में आगे देखेंगे लोग। यहाँ लिखा है कि 2001 में 63% लोग जो है जनसंख्या जो है रोजगार में लगी हुई है। किस रोजगार में? खेती के रोजगार में लगी है। 2001 की बात की रही है। अभी ये डाटा जो है आपके काम के लिए नहीं होगा, है ना। यहाँ कुछ चीजें लिखी गई जैसे कि निम्न उत्पादक के प्रमुख कारक, तो यानी कम उत्पादन का होने का क्या कारण है? तो कारण में लिखा गया है 13 वो कारण लिखा गया, जैसे कि जनसंख्या के कारण जो है भूमि खत्म होती जा रही है, घटता कृषि भूमि क्षेत्र, कृषि घटते जा रही है, खेती का आकार छोटा हो गया, जमीन छोटा हो गया है, भू स्वामित्व प्रणाली यानी कि जमीन का मालिक है जो खेती करना नहीं चाहता है, और जो लोग जो लोग खेती करना चाहते हैं उनके पास जमीनें नहीं है कि नहीं? तो यहाँ पर बहुत सारे कमी लिखा गया, जैसे कम पूंजी, पैसा नहीं है, जमीनों है, करना भी चाहते हैं लेकिन पैसा नहीं है। तो इन सभी कारणों की वजह से क्या होता है? खेती नहीं हो पाता। वो सारी चीजें यहाँ पर मेंशन किया गया है। खाद्य सुरक्षा लिखा गया है। तो खाद्य सुरक्षा मतलब क्या होता है? मतलब कि भोजन को क्या सुरक्षा प्रदान करना खाद्य सुरक्षा कहलाता है। यहाँ पर जैसे लिखा है कि बफर स्टॉक की व्यवस्था, गोदाम, सिंपल भाषा में बोला जाए तो गोदाम, और एक जन वितरण प्रणाली पीडीएस है। ये सब सरकारी संस्थाएं हैं, प्राइवेट संस्थाएं हैं, जहां पर फसलों को वहां पर रखा जाता है इकट्ठा करके, ताकि जो है जैसे कि एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई गोदाम होता है,
सुना है कि नहीं सुना लो, जहां अनाज को नहीं मालूम है, एफसीआई जो गोदाम होता है सरकारी गोदाम है, जहां पर आप अनाज को बेच दीजिएगा, सरकार खरीद के स्टोर कर लेता है और समय समय पर उसको निकाल के मार्केट में बेचते रहता है, ठीक है, वो एफसीआई गोदाम है। तो इन सभी जगहों पर खाद्य को सुरक्षित रखा जाता है। अब यह लिखा है कि उपभोक्ताओं को 2 वर्गों में बांटा गया, यानी जो लोग गोदाम से जिन लोगों को अनाज मिलता है, सरकार देखते हो कि गरीब लोगों को बांट देता है अनाज, बांटा कि नहीं 5 किलो राशन, इसी राशन के चक्कर में तो वोट मिल जाता है। तो गरीबी रेखा से नीचे यानी कि जो कि बीपीएल जिसके पास कार्ड होगा उसको मिलता है कि नहीं मिलता अनाज, तुम लोगों के पास भी होगा ना है कार्ड, बीपीएल कार्ड सब बनवा लेता है लोग, जन धनी को दोनों बनवा लेता है लोग, जना पैसा कमा रहे दोनों बीपीएल कार्ड बना लेता है लोग। उसके बाद गरीबी रेखा से जो ऊपर है उसका बनता है एपीएल कार्ड, है ना, एक बीपीएल कार्ड यानी सबसे गरीब, ठीक है, बीपीएल कार्ड क्या होता है सबसे गरीब, और एपीएल कार्ड यानी गरीब से तंसु के ऊपर है। तो बीपीएल कार्ड वालों को बहुत ज्यादा फायदा मिलता है, गेहूं वगैरह मिलता है, उनको 5 किलो गेहूं मिलता है, ठीक है, एक आदमी पर, परिवार में जितना आदमी है उसको 5-5 किलो जोड़ लो, जाके ले लो। लेकिन जाओगे डीलर से गेहूं लेने के लिए तो 5 किलो देगा पर 4 किलो देगा, 4.5 किलो देगा, आधा किलो काट लेगा, ओम घपाला नहीं, ओम काट लेता है, तो ठीक है, समझे ना। अब यहाँ जो आगे लिखा है कि जल क्रांति यानी वाटर लॉगिंग, और लवणता यानी कि सोलैनिटी जो है यानी सिंचाई या अक्षमन जल प्रबंधन से, अधिक सिंचाई करने से जल क्रांतता की समस्या पैदा होती है। जैसे एक बार मैंने बताया था कि भूमि निम्नीकरण वाला समस्या, जिसमें अम्लीयता या क्षारीयता का गुण बढ़ जाती है घट जाती है, उसी तरह अधिक सिंचाई करने से मिट्टी का जो है लेवल खराब हो जाता है, जिसे जल क्रांतता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जल क्रांतता। यहाँ लिखा है कि वर्धन काल, फसल के बोने बढ़ने और पकने के लिए उपयुक्त मौसम वाला समय क्या कहलाता है? वर्धन काल कहलाता है। हरित क्रांति मतलब समझ आ गया आप लोग को, रोपण कृषि भी समझ आ गया कि बड़ी बड़ी आर्थिक इकाइयों में व्यापारिक उत्पादन की दृष्टि से एक से अधिक किस्म के फसलों को उगाना रोपण कृषि कहलाता है। यानी ऐसी फसल जो सिर्फ बेचने के लिए उगाया जा रहा है, जैसे चाय, कॉफी, कपास, गन्ना, रबड़, इसको खाइएगा थोड़ी, है कि नहीं, ये सब क्या कीजिएगा, बेचने के लिए उसको क्या बोलेंगे? रोपण कृषि कहा जाता है। भारत में विश्व का सबसे अधिक पशु धन यानी अपने यहाँ खेती भी होता है सबसे ज्यादा, और जानवर भी सबसे ज्यादा है, गाय भैंस भी खूब है लोग। 57% भैंस अपने यहाँ पाया जाता है, विश्व का भैंसों वाला देश, ठीक है, और 14% गाय की जनसंख्या भी यहीं पर है भारत में। सबसे ज्यादा गाय और भैंस अपने यहाँ भारत में, याद रखिएगा। अब रह गया इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन, कितना पेज नंबर है जी? पेज नंबर 149। इसमें जो है क्वेश्चन छूट गया, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लेता हूं, आप लोग भी ऑनलाइन जो है इसका जवाब फटाफट दीजिएगा। अच्छा, क्वेश्चन इसमें नहीं था, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं था, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं बना लूंगा, तो आप सभी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दूंगा, और आप सभी भी यूट्यूब पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको करते रहिएगा। पहले इकाई को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं करा दिया हूं, मतलब कि कुछ हुआ है और कुछ बाकी आज भी होने वाला है, कल भी होगा। कल या परसों मैंने कराया था 30 क्वेश्चन शायद ऑब्जेक्टिव इकाई 1 का। इकाई 2 का 2 दिन बाद आप लोग देखने के लिए, क्योंकि इकाई 1 जैसे ही कंप्लीट होगा, थ्योरी क्लास कंप्लीट हो गया, मोबाइल का अगर व्यवस्था हो जाएगा घर पे अपना, तो आप लोग मोबाइल में यूट्यूब पर उसको क्लास को देख लीजिएगा, जाइएगा, खोलिएगा, एक अलग ही प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, प्लेलिस्ट जहां पर मिल जाएगा 10th भूगोल बिहार बोर्ड करके होगा, जहां पर सारा चीज आप लोग को डिटेल से मिल जाएगा। और ऑनलाइन में जो लोग भी पढ़ रहे हैं, इनको अगर ये पीडीएफ वगैरह चाहिए होगा, तो जो चैनल का नाम है यही नाम आप लोग सर्च करेंगे प्ले स्टोर पर, वहां पर एप्लीकेशन मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करके आप वहां से सारे पीडीएफ वगैरह नोट्स एमसीक्यू प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी तरह का डाउट होगा, दिक्कत होगा, तो हमारे नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। नंबर है 990550148148। इस नंबर पर आप लोग क्या करेंगे, व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ देंगे। तो मिलते हैं दूसरे किसी क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।